डिटर्मिनेशन ऑफ द एक्सचेंज रेट, यहाँ से शुरू करना है। बाकी जो पढ़ा जैसे कि नीर और रीर पढ़ा, परचेसिंग पावर पैरिटी पढ़ा, रियल एक्सचेंज रेट, नॉमिनल एक्सचेंज रेट। डू यू हैव एनी क्वेश्चन? Shall we start now? Yes. The question arises as to why the foreign exchange rate is at this level. क्वेश्चन ये उठता है कि जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो इस लेवल पर क्यों है, मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेट को इस लेवल पर ही क्यों कन्वर्ट करवाया जाता है इसको। ठीक है, फॉरेन करेंसी के साथ डोमेस्टिक करेंसी वगैरह। ठीक है, करेंसी स्वैप कैसे करवाई जाती है ये भी। एंड व्हाट कॉजेज इट्स मूवमेंट्स, और इसकी मूवमेंट्स को क्या क्या कॉज करता है, मतलब इसके मूवमेंट्स के क्या क्या कारण है। ठीक है, मूवमेंट्स के कारण का मतलब ये है कि विदेशी करेंसी इंडिया में कैसे आती है और इंडियन करेंसी विदेश में कैसे जाती है। ठीक है, ये या जो फॉरेक्स है, कुछ भी हो, कोई भी करेंसी हो, डॉलर लगा लो, इंडिया में डॉलर कैसे आए हैं और आउटवर्ड कैसे गए, ये इसके मूवमेंट के क्या कारण हैं। टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स को समझने के लिए, सिद्धांतों को समझने के लिए, दैट ली बिहाइंड एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन, जो सिद्धांत एक्सचेंज रेट के निर्धारण के पीछे हैं, उन सिद्धांतों को समझने के लिए वी स्टडी द मेजर एक्सचेंज रेट रेजिम्स, हम मेजर एक्सचेंज रेट रेजिम्स को स्टडी करते हैं, दैट हैव करेक्टराइज्ड द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, जिसने इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम्स को करेक्टराइज किया है, उसको समझते हैं। एक्सचेंज रेट पर 1 आया हुआ है और रेट रेजिम्स, जो एक्सचेंज रेट रेजिम्स, उस पर 2 लिखा हुआ है ब्लू में, ये नीचे दिए गए हैं। क्या है, इसको देखते हैं। बिटवीन एनी टू करेंसी, ठीक है, कोई भी दो करेंसी में जो एक्सचेंज रेट है, ठीक है, उनकी एक्सचेंज होना बताया गया। कोई भी दो करेंसी का मतलब ये थोड़ा नहीं है डॉलर विद रिस्पेक्ट टू इंडियन करेंसी, नो, डॉलर विद रिस्पेक्ट टू येन, डॉलर विद रिस्पेक्ट टू यूरो, पाउंड स्टर्लिंग, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और 2 में क्या दे रखा है, एन एक्सचेंज रेट रेजिम, जो एक्सचेंज रेट रेजिम होता है और जो सिस्टम होता है, जो सेट ऑफ इंटरनेशनल रूल्स, वो इंटरनेशनल रूल्स का एक सेट होता है। गवर्निंग द सेटिंग ऑफ एक्सचेंज रेट्स, जो रूल्स एक्सचेंज रेट की जो सेटिंग है, जो सेट किया हुआ एक्सचेंज रेट इतना, उसके ऊपर गवर्न करते हैं। मतलब एक्सचेंज रेट की जो सेटिंग है वो इंटरनेशनल रूल्स के अंतर्गत बनी हुई। ठीक है, वो होता है इसका इंटरनेशनल एक्सचेंज रेट रेजिम्स होता है। देयर हैज बीन ए मूव फ्रॉम ए रेजिम ऑफ कमिटमेंट ऑफ फिक्स्ड प्राइस कन्वर्टेबिलिटी to one without commitments, where residents enjoy greater freedom to convert domestic currency into foreign currencies but do not enjoy a price guarantee। ठीक है, एक मूव रही है, एक चलन रहा है, प्रचलन रहा है, एक रेजिम ऑफ कमिटमेंट ऑफ फिक्स प्राइस कन्वर्टेबिलिटी, एक फिक्स प्राइस कन्वर्टेबिलिटी की कमिटमेंट का एक रेजिम रहा है, एक सिस्टम रहा है, जिस सिस्टम में एक कमिटमेंट की जाती है, वचन दिया जाता है, प्रतिज्ञा की जाती है कि इतने रुपए को इतने मतलब लेवल पर कन्वर्ट करवाया जा सकता है। कमिटमेंट है कि इतने डॉलर इतने रुपए, ये कमिटमेंट है, आप इतने करवा सकते हो। ठीक है, किस में करवा सकते हो, 2-1, एक और एक ये भी तो है 2-1 कमिटमेंट, एक ऐसी कमिटमेंट्स में रहा है। ठीक है, विदाउट कमिटमेंट्स में वे रेजिडेंट्स एंजॉय ग्रेटर फ्रीडम टू कन्वर्ट डोमेस्टिक करेंसी इनटू फॉरेन करेंसीज, जहां पर रेजिडेंट्स को ये फ्रीडम है कि वो डोमेस्टिक करेंसी में किसी भी फॉरेन करेंसी को बदलवा सकते हैं, कितने भी बदलवा सकते हैं। एक तो हो गया कि हम इस लेवल पर इतने डॉलर को एक्सचेंज करेंगे, गारंटी, कमिटमेंट है, कमिटमेंट एक प्रकार की गारंटी है। एक दूसरा सिस्टम क्या है, उस सिस्टम में कोई कमिटमेंट नहीं है। ठीक है, कितनी भी करेंसी को आप बदलवा सकते हो, लेकिन प्राइस की गारंटी नहीं है कि कितने प्राइस पे होगा, कोई कमिटमेंट नहीं है। बट डू नॉट एंजॉय प्राइस गारंटी, लेकिन उसमें प्राइस गारंटी को एंजॉय नहीं किया जाता। जो रेजिडेंट्स होते हैं वो करेंसी को कन्वर्ट करवा सकते हैं, प्राइस की गारंटी नहीं है। ठीक है, मतलब एक लेवल तक तो आप पैक्ड एक्सचेंज रेट को एंजॉय कर रहे हो, ठीक है, जैसा हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। लेकिन एक लेवल ऐसा है जब उससे ऊपर का कन्वर्टिबल हो रहा है तो उसके ऊपर पैक्ड एक्सचेंज रेट, उसके ऊपर प्राइस की गारंटी नहीं। ठीक है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट्स हैं। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट्स हमने अभी थोड़े दिन को लास्ट क्लास में हमने पैक्ड एक्सचेंज रेट पढ़ा था।
पैक्ड एक्सचेंज रेट मैंने ये बताया था कि पैक्ड एक्सचेंज रेट ये है, यहाँ तक आप डॉलर कन्वर्ट करवा रहे हो, इतनी करेंसी में करवा रहे हो। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का मतलब ये है कि डॉलर अभी 80 रुपीज़ था, कन्वर्ट हो रहा था, अभी 70 पे आ गया, फिर 90 पे चला गया, ऐसे ये फ्लेक्सिबल होता रहेगा। अभी आज इतने रुपए मिल रहे हैं डॉलर के। जैसे हम न्यूज़पेपर में देखते हैं ऊपर आ गया कि डॉलर इतने नीचे हो गया, डॉलर इतना बढ़ गया, रुपए इतना हो गया, डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन चलता है उसमें, ठीक है, ये न्यूज़ में आता है। इन ए सिस्टम ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट्स आल्सो नोन एज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट्स, इसको फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट्स भी बोलते हैं, ठीक है। एक फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के सिस्टम में द एक्सचेंज रेट इट डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ मार्केट डिमांड, जो एक्सचेंज रेट है उसको निर्धारित किया जाता है बाय द फोर्सेस ऑफ मार्केट डिमांड, मार्केट के डिमांड के फोर्सेस के माध्यम से निर्धारित किया जाता है। मतलब डिमांड कितनी है, डिमांड के हिसाब से उसको निर्धारित किया जाता है। एंड सप्लाई, और सप्लाई कितनी है, वही एक वस्तु के रूप में आप डॉलर को खरीदोगे फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में, ठीक है। इन एक कंप्लीटली फ्लेक्सिबल सिस्टम, एक पूरी तरह से फ्लेक्सिबल सिस्टम में द सेंट्रल बैंक्स फॉलो ए सिंपल सेट ऑफ रूल्स, जो सेंट्रल बैंक है वो रूल्स के एक सिंपल सेट को फॉलो करता है। सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई, दे डू नथिंग, वो कुछ नहीं करते, और डायरेक्टली अफेक्ट द लेवल ऑफ एक्सचेंज रेट, या प्रत्यक्ष रूप से वो एक्सचेंज रेट के लेवल को इफेक्ट नहीं करते, प्रत्यक्ष रूप से नहीं करते वो। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, दे डू नॉट इंटरवेन इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में मध्यस्थता नहीं करते, इंटरवेन नहीं करते, बीच बचाव नहीं करते। एंड देयरफॉर, और इसीलिए देयर आर नो ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस, ठीक है, कोई भी ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन नहीं होता, ठीक है। द लिंक बिटवीन द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में जो लिंक है, उसके अकाउंट्स में जो लिंक है, एंड द ट्रांजैक्शन इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जो ट्रांजैक्शन का लिंक है, इज एविडेंट, वो स्पष्ट है, व्हेन वी रिकॉग्नाइज दैट ऑल एक्सपेंडिचर्स बाय डोमेस्टिक रेजिडेंट्स ऑन फॉरेन गुड्स, जब हम ये पहचान लेते हैं कि जो सारा एक्सपेंडिचर किया गया है डोमेस्टिक रेजिडेंट्स के द्वारा विदेशी वस्तुओं पर जो भी किया गया है, एंड सर्विसेज या सेवाओं पर जो एक्सपेंडिचर किया गया है, एसेट्स पर एक्सपेंडिचर किया गया है, एंड ऑल फॉरेन ट्रांसफर पेमेंट्स, और सभी जो फॉरेन ट्रांसफर पेमेंट्स हुई हैं, डेबिट्स हुए हैं इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अकाउंट्स में। फॉरेन ट्रांसफर का मतलब इंडिया से बाहर जो भी ट्रांसफर हो तो बैलेंस ऑफ पेमेंट से तो माइनस ही होगा वो, ठीक है। आल्सो रिप्रेजेंट डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, वो भी फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड को रिप्रेजेंट करता है। क्या, सारा का सारा ट्रांजैक्शन, कोई भी रेजिडेंट्स के द्वारा कुछ भी किया गया हो, फॉरेन गुड्स पे खर्चा किया गया हो, सर्विसेज पे किया गया हो, एसेट्स पे किया। फॉरेन गुड्स का मतलब हम विदेश में जाकर के किसी चीज को खरीद रहे हैं, खरीद रहे का मतलब यह है क्या कि हम उसको इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं तो बाहर विदेश वाले रुपया थोड़े ना लेंगे, वो तो डॉलर लेंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में माइनस होगा कि फॉरेक्स हमारे पास उतना था, माइनस होकर के इतना हो गया क्योंकि विदेश में चली गई करेंसी, फॉरेक्स चला गया। या फॉरेन की सर्विसेज हम ले रहे हैं, फॉरेन की सर्विसेज का मतलब मान लो किसी साइंटिस्ट की जरूरत पड़ गई हमें, जैसे कि उसमें हुआ था हरित क्रांति में, ग्रीन रिवॉल्यूशन में, हमें मैक्सिको से बुलाने पड़ा था एक साइंटिस्ट जिसका नाम क्या था, नॉर्मन बोरलॉग, और वो रुपए तो लेगा नहीं, वो तो क्या होगा, हम उसकी सर्विसेज को हायर कर रहे हैं, वी हैव टू पे इन डॉलर, तो वो भी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में क्या होगा, माइनस होगा। फॉरेन, हाँ, वो पैसे जो देते फिर वो पैसे को यूज करते हैं जो डॉलर हम चेंज कर रहे हैं उनको देने के लिए हमने पैसे दे दिए आरबीआई को, आरबीआई के पास जो डॉलर थे, डॉलर आरबीआई ने हमें दे दिए या किसी और दूसरे इंस्टीट्यूशंस ने फॉरेक्स मार्केट में चला, तो वो डॉलर हमने उसको दे दिए, वो तो अपने देश में जाकर के तो डॉलर ही यूज करेगा वो, समझ गए। ये हो, आरबीआई के पास डॉलर भी होते हैं, आरबीआई के पास सब कुछ होता है, येन भी, हाँ, सारी करेंसीज होती हैं, ठीक, अकाउंट होते हैं इनके पास। अब इसमें क्या है देखो, फॉरेन एक्स ट्रांसफर पेमेंट्स होगी, फॉरेन ट्रांसफर पेमेंट्स, फॉरेन ट्रांसफर पेमेंट्स का मतलब ये सारी तो आ गई फॉरेन ट्रांसफर पेमेंट्स। मान लो हमने लोन ले रखा हो, ऋण ले रखा हो, सरकार ने आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से ले रखा हो, उसकी ईएमआई पे करनी हो तो पैसे में थोड़ी लेगी, डॉलर में पे करना होगा, क्योंकि डॉलर दे रखे तो डॉलर ही लेंगे, ठीक है। तो ये डेबिट्स होते हैं सारे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अकाउंट में,
और ये क्या करते हैं, ये भी डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज करते हैं। डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज का मतलब हमें डॉलर की जरूरत है क्योंकि हमें इंटरेस्ट पे करना है, हमें डॉलर की जरूरत है क्योंकि हमने किसी की सर्विसेज को हायर किया उसको पे करना है, ठीक है, हमें इंपोर्ट करना है, इसलिए हमें डॉलर की जरूरत है। तो ये सारी चीजें हैं ना फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड को शो करती हैं, ठीक है। द इंडियन रेजिडेंट बाइंग ए जापानीज कार, कोई भी भारतीय निवासी एक जापानी कार को खरीद लेता है, पे फॉर इट इन रुपीज, वो रुपीज में इसके लिए पे करता है, बट द जापानीज एक्सपोर्टर विल एक्सपेक्ट टू बी पेड इन येन, लेकिन जो जापानी एक्सपोर्टर हैं, जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं जापान में जो बैठे हुए लोग हैं, वो क्या करते हैं, वो उम्मीद करते हैं कि वो उनको येन में प्रोवाइड करे, उनकी खुद की करेंसी में, जैसा मैंने बताया। सो इसीलिए रुपीज मस्ट बी एक्सचेंज फॉर येन, रुपीज को येन में बदलवाना होगा इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जाकर के। कन्वर्सली, इसके विपरीत, ऑल एक्सपोर्ट्स बाय डोमेस्टिक रेजिडेंट्स, सभी डोमेस्टिक रेजिडेंट्स के द्वारा जो एक्सपोर्ट्स किए जाते हैं विदेशों में, रिफ्लेक्ट इक्वल अर्निंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, वो फॉरेन एक्सचेंज की इक्वल अर्निंग्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, इंडियन एक्सपोर्टर्स विल एक्सपेक्ट टू बी पेड इन रुपीज, जो भारतीय एक्सपोर्टर्स हैं वो क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि उनके रुपीज में पे किया जाए। टू बाई अवर गुड्स, हमारी चीजें खरीदने के लिए, फॉरेनर्स मस्ट सेल देयर करेंसी एंड बाई रुपीज, फॉरेनर्स को अपनी करेंसी बेचनी होगी और रुपया खरीदना होगा, ठीक है। टोटल क्रेडिट्स इन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अकाउंट्स आर देन इक्वल टू द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अकाउंट में जो टोटल क्रेडिट होता है, क्रेडिट का मतलब प्लस, जिसको प्लस में लिखा जाएगा, वो तब इक्वल हो जाता है, किसके इक्वल हो जाता है, टू द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई के इक्वल हो जाता है। अनदर रीजन फॉर द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज का जो डिमांड का जो दूसरा कारण है वो है फॉर स्पेक्युलेटिव पर्पसेज, स्पेक्युलेटिव पर्पसेज के लिए। व्हाट इज स्पेक्युलेटिव पर्पस, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। जब हम अनुमान लगा रहे होते हैं कि डॉलर की वैल्यू इतनी होने वाली है, इस करेंसी की वैल्यू इतनी होने वाली है इन फ्यूचर में, तो हम उस करेंसी को कम रुपए दे करके प्रेजेंट के रेट पे या तो उसको खरीद लेते हैं या उसको अकाउंट में या कहीं पर होल्ड कर लेते हैं, चाहे एसेट्स कन्वर्ट करवा दी, कुछ भी करवा दे, दिस इज स्पेक्युलेटिव पर्पस। इसके लिए लेट अस अज्यूम फॉर सिंप्लिसिटी, अब हम सिंप्लिसिटी के लिए अज्यूम कर लेते हैं दैट इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, जो इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स हैं, आर ओनली कंट्रीज इन द वर्ल्ड, वो भारत में केवल संसार में केवल यही देश हैं, दो ही देश हैं, भारत और यूएसए, मान के चलते हैं। सो दैट इस देयर इज ओनली वन एक्सचेंज रेट टू बी डिटरमाइन, केवल एक ही एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन किया जाएगा, क्योंकि दो ही तो हैं देश संसार में। द डिमांड कर्व, डी जिसको बोला गया है, इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी बिकॉज, क्योंकि राइज इन द प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज के प्राइस में यदि राइज होगा, विल इंक्रीज द कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ रुपीज, वो रुपए की जो कॉस्ट है उसको बढ़ा देगा परचेजिंग फॉरेन गुड्स को परचेज करने की, ठीक है। इसको देखते हैं हम, ठीक है। ये डी डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व। अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज की ये अमाउंट हो गई डॉलर की, ठीक है। एक्सचेंज रेट ये ई हो गया, और ये क्या हो गया, रुपीज वर्सेस डॉलर, ठीक है। हम क्या करेंगे, मान लो फॉरेन करेंसी की डिमांड इतनी है, यहाँ ये जो कर्व है और ये डिमांड कर्व है, ठीक है, और इस रेट पे डिमांड है, ठीक है। तो इस रेट पे इतनी डिमांड है, मान लो मैं क्या करता हूं, मैं डिमांड को बढ़ा देता हूं, ये डिमांड है इस साइड, मान लो मैंने डिमांड इतनी कर दी, तो प्राइस रेट कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक है। मान लो मैंने सप्लाई बढ़ा दी, सप्लाई इतनी हो गई, लेकिन रेट कितना हो जाएगा, रेट भी तो साथ में बढ़ जाएगा, ठीक है। डिमांड का प्राइस का इनवर्स रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशन। डिमांड बढ़ेगी, प्राइस कम हो जाएगा, प्राइस कम हो जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगी, या यूं कह लो प्राइस कम होगा, केले 80 रुपये दर्जन आते हैं, 40 रुपये हो गए, 40 रुपये में एक दर्जन मिल रहे हैं, लोग खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे। 80 में एक आते थे, मैं 2 लेके जाऊंगा घर पे। वो पॉजिटिव तो
हुआ ना, एक चीज बढ़ी तो दूसरी भी बढ़ती है। हाँ, ये पॉजिटिव एक चीज रिलेशन। बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ती है। हाँ नेगेटिव एक चीज बढ़ती है लेकिन दूसरी घटती है। हाँ, इनवर्स रिलेशन हो गया ये बता रखा है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या दे रखा है। इंपोर्ट विल देयर फॉर डिक्लाइन, इंपोर्ट जो है वो डिक्लाइन हो जाएगा। एंड लेस फॉरेन एक्सचेंज विल बी डिमांडेड, और फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, फॉर द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई के लिए, टू इंक्रीज एज द एक्सचेंज रेट राइजेस, इसको बढ़ाने के लिए जब एक्सचेंज रेट बढ़ जाता है, द फॉरेन डिमांड फॉर आवर एक्सपोर्ट्स, हमारे एक्सपोर्ट्स की जो फॉरेन डिमांड्स है, मस्ट बी मोर देन यूनिट इलास्टिक, वो यूनिट इलास्टिक से ज्यादा होगी। व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टिक? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, मैं इसको एक जनरल सा इंट्रोडक्शन बता देता हूं। ठीक है, डिमांड कितनी बड़ी है प्राइस कम होने के रिलेशन में, दिस इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। समझ गए? प्राइस इतना सा बड़ा है, डिमांड कितनी बड़ी है, मान लो प्राइस थोड़ा सा बड़ा हो, डिमांड काफी ज्यादा कम हो गई हो, इलास्टिसिटी ज्यादा हो गई। प्राइस के बढ़ने घटने पर डिमांड पे कोई असर नहीं पड़ा, प्लस इलास्टिसिटी क्या होगी? इलास्टिसिटी इज इक्वल टू जीरो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नमक है, घरों में खाते हैं, नमक की थैली अभी हमें जो 20 रुपए मिलती है, मान के चलो 50 रुपए में मिलती है पिंक सोल्ट, उसका रेट 100 रुपए हो जाए तो क्या हम नमक खरीदना बंद कर दें? नहीं। उसका रेट अगर 20 रुपए हो जाए तो क्या नमक ज्यादा खाना शुरू कर दें? नहीं, उसके इलास्टिसिटी जीरो है। दिस इज कॉल्ड इलास्टिसिटी, एंड दिस इज कॉल्ड आल्सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। मीन्स प्राइस बढ़ने से सप्लाई पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है? दिस इज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, प्राइस के कम होने पे सप्लाई पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है? दिस इज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होगा कि यूनिट इलास्टिक का, इसमें देखो मैं दोबारा फिर बताता हूँ लाइन को। फॉर द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई के लिए, टू इंक्रीज, अगर उसको बढ़ाना है, फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई को अगर बढ़ाना है, एज द एक्सचेंज रेट्स राइज, एक्सचेंज रेट राइज हो गए, बढ़ गए। ठीक है, फॉरेन डिमांड फॉर आवर एक्सपोर्ट्स, हमारे एक्सपोर्ट की फॉरेन डिमांड मस्ट बी मोर देन यूनिट इलास्टिक, वो काफी ज्यादा हो गई। मतलब क्या है? एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। इंडिया ने शर्ट बेचनी है, और इंडिया एक शर्ट 100 रुपए की बनाता है, फॉरेन में डिमांड आ गई कि हमें 100 शर्ट चाहिए और $1 एक शर्ट का प्राइस है, मान के चलते हैं हम। ठीक है, तो कितने डॉलर पे करेंगे वो? $100, 100 शर्ट के लिए। और उसी डॉलर को कन्वर्ट करवा करके वो क्या होगी, वो शर्ट हमारी 80 रुपए की है, मान के चलते हैं। मैं तो भाई 80 रुपए में शर्ट बेचूंगा, ठीक है, वो डॉलर में पे करेंगे, हमें तो एक्सचेंज करवाना 80 रुपए मिल गया। मान लो शर्ट की जो कीमत है, वो कीमत शर्ट की 60 रुपीज होगी। अब शर्ट की कीमत 60 रुपीज होगी, तो वो क्या करेंगे? डॉलर तो 80 रुपीज का नहीं हो गया, क्योंकि अभी अगर डॉलर को हम वो करवा रहे हैं, डॉलर में तो 80 रुपीज मिल रहे हैं $1 में। ठीक है, लेकिन शर्ट तो 60 की जा रही है, 20 रुपीज एक्स्ट्रा हो गए, वो डॉलर कम पे करेंगे फिर हमें। मीन्स क्या होगा कि वो डॉलर कम पे करेंगे, लेकिन उनके पास जो प्रोडक्ट जाएगा वो उतनी ही मात्रा में जाएगा, तो उनके हिसाब से हमारी वस्तुएं सस्ती ना होगी कि कम पैसे देकर के इतना ज्यादा सामान मिल रहा है, तो डिमांड क्या होगी? डिमांड बढ़ जाएगी फॉरेन में। समझ गए? ये इसका मीनिंग क्या होगा यूनिट इलास्टिक का? सप्लाई मीनिंग सिंपली होगा दैट की ए 1% इंक्रीज, 1% इंक्रीज इन द एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट में 1% इंक्रीज होगा, 80 रुपए की बाद 88 रुपए मिलने लग गया, 1% इंक्रीज होगा। ठीक है, विच रिजल्ट्स इन ए 1% डिक्लाइन इन द प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट गुड। इसका मतलब क्या होगा? इसका रिजल्ट ये होगा कि जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं किसी भी चीज को, शर्ट ही लगा लो, उसके प्राइस में 1% डिक्लाइन हो गया। ठीक है, टू द फॉरेन कंट्री बाइंग आवर गुड, उस फॉरेन कंट्री में जो हमारी चीज को खरीद रहा है। मान लो ये मैंने एग्जांपल दे रखा है पहले ही कि 80 रुपीज की बजाय अब डॉलर अब हमें इतने एक्सचेंज रेट पे मिलने लग गया है, कि एक्सचेंज रेट बढ़ गई,
एक्सचेंज रेट बढ़ने का मतलब क्या है कि 100 रुपए में आपको अब $1 मिलने लग गया, जो $1 आपको 80 रुपए में मिलता था, तो 100 रुपए में मिलने लग गया, तो क्या मतलब क्या हो गया कि इंडियन करेंसी की वैल्यू कम होगी। इंडियन करेंसी की वैल्यू कम होगी तो अब इंडियन करेंसी में कम वस्तुएं खरीदी जाएंगी, और फॉरेन करेंसी क्या होगी, महंगी होगी। फॉरेन करेंसी महंगी क्यों होगी, पहले तो $1 के बदले में 80 रुपए मिल रहे, तब $1 के बदले में 100 रुपए मिल रहे हैं, 20 रुपए महंगी होगी करेंसी वो। और 20 रुपए महंगी होने का मतलब ये है कि 20 रुपए सामान सस्ता मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि पहले तो इतने में मिलता था, अब ये हो गया। ये समझ में आया कुछ, ठीक है, बार बार इसको पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। मस्ट रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन डिमांड ऑफ मोर देन 1%, ठीक है। यूनिट इलास्टिक का मतलब क्या है कि अगर 1% इंक्रीज होती है ना एक्सचेंज रेट में, तो उसका क्या होगा कि जो इंक्रीज होगी डिमांड में ऑफ मोर देन 1%, ठीक है। 1% एक्सचेंज रेट में डिमांड होगा, लेकिन मतलब एक्सचेंज रेट का जो वैल्यू है वो 1% इंक्रीज होगी, डिमांड क्या होगी, वो 1% से ज्यादा होगी। दिस इज यूनिट इलास्टिक। इफ दिस कंडीशन इज मेट, यदि इस कंडीशन को पूरा किया जाना है, द रूपी वॉल्यूम ऑफ आवर एक्सपोर्ट, हमारे एक्सपोर्ट की जो रुपए में है, रूपी वॉल्यूम जो है, विल राइज मोर देन प्रोपोर्शनेटली टू द राइज इन एक्सचेंज रेट, वो हमारी एक्सचेंज रेट के बदले में काफी ज्यादा राइज हो जाएगी, ठीक है, रुपए की वैल्यू। एंड अर्निंग्स इन डॉलर, द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, अर्निंग ऑफ डॉलर्स का मतलब फॉरेन एक्सचेंज की जो सप्लाई है इंडिया में, वो विल इंक्रीज, वो बढ़ जाएगी एज द एक्सचेंज रेट राइजेज, जैसे जैसे एक्सचेंज रेट बढ़ जाता है, ठीक है। एंड अर्निंग इन डॉलर्स, ये तो पढ़ा दी। हाउएवर, हालांकि अ वर्टिकल सप्लाई, जो एक वर्टिकल सप्लाई है विद ए यूनिट इलास्टिक फॉरेन डिमांड फॉर इंडियन एक्सपोर्ट्स, इंडियन एक्सपोर्ट्स के डिमांड की जो यूनिट इलास्टिक है, वो जो सप्लाई कर्व है, वो डू नॉट चेंज द एनालिसिस, वो एनालिसिस को चेंज नहीं करेगी, क्योंकि सारा सब कुछ डिमांड कर्व पर ही हो रहा है, इसी कर्व पर हो रहा है, तो सब कुछ इसी कर्व पर घटेगा और बढ़ेगा, घटेगा और बढ़ेगा, सप्लाई कर्व का कोई इफेक्ट नहीं होगा, समझ गए। वी नोट दैट हेयर वी आर होल्डिंग ऑल प्राइसेस अदर देन द एक्सचेंज रेट कांस्टेंट, हमें यह नोट करना होगा कि हम यहां पर सभी प्राइसेस को ले रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, अदर देन एक्सचेंज रेट कांस्टेंट, ठीक है। एक्सचेंज रेट कांस्टेंट के अलावा सभी प्राइसेस को हम होल्ड कर रहे हैं कि सभी प्राइसेस एक जैसे हैं, एक्सचेंज रेट ही फ्लोटिंग हो रहा है, ठीक। इन दिस केस ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट्स, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के केस में विदाउट सेंट्रल बैंक इंटरवेंशन, बिना सेंट्रल बैंक के इंटरवेंशन के, द एक्सचेंज रेट मूव्स टू क्लियर द मार्केट, जो एक्सचेंज रेट है वो मूव्स टू क्लियर द मार्केट, वो मार्केट को क्लियर करने के लिए हो जाती है, फिर चली जाती है, टू इक्वेट द डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज की जो सप्लाई है और फॉरेन एक्सचेंज की जो डिमांड है, उसको इक्वेट करने के लिए, बराबर करने के लिए। इन फिगर 6.1 फिगर में द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट इज ई स्टार, डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, ठीक है। अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इतनी है, और जो प्राइस है वो कितना, इतने प्राइस पर इतनी अमाउंट को एक्सचेंज करवा रहे, इक्विलिब्रियम ये है, ये वाला, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि डिमांड भी इतनी, सप्लाई भी इतनी होगी, डिमांड भी इतनी होगी, दोनों इक्वल होगी, ठीक है। और ये जो डिफरेंस है ये क्या है, दिस इज एक्सेस सप्लाई, सप्लाई ज्यादा है, एंड दिस इज डिमांड इतनी है, सप्लाई इतनी है, शॉर्टेज, अभाव, कमी, ठीक है। इफ द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज गोज अप, यदि फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड जो है वो गोज अप हो जाती है, बढ़ जाती है, डिमांड का मतलब देखो ये डिमांड बढ़ गई फॉरेन एक्सचेंज की, ठीक है। ड्यू टू इंडियंस ट्रैवलिंग अब्रॉड मोर ओपन, क्योंकि इंडियंस जो हैं वो अब्रॉड में काफी ज्यादा विजिट कर रहे हैं, और इंक्रीजिंगली शोइंग ए प्रेफरेंस फॉर इंपोर्टेड गुड्स, या ऐसा भी हो सकता है कि जो इंडियन गुड्स, इंपोर्टेड गुड्स जो हैं, फॉरेन गुड्स जो हैं, वो काफी ज्यादा इंपोर्ट हो रही है, तो भी करेंसी की डिमांड बढ़ेगी। द डिमांड जो कर्व है विल शिफ्ट अपवर्ड एंड राइटवर्ड,
जो डिमांड कर्व है वो अपवार्ड और राइटवार्ड शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। द रिजल्ट इंटरसेक्शन वुड बी एट हायर एक्सचेंज रेट, और जो रिजल्टिंग होगा ना इंटरसेक्शन, इनका जो इंटरसेक्शन है ये वाला, ठीक है, वो क्या होगा, वो हायर एक्सचेंज रेट को शो करेगा, ठीक है। हायर एक्सचेंज रेट को शो करने का मतलब है, मान लो कि डिमांड बढ़ गई, ठीक है, एक होता क्वांटिटी इन डिमांडेड, एक होता डिमांड का बढ़ना, ठीक है। ये जो डिमांड है ना, इस डिमांड का बढ़ना क्या होगा, मैं इसको एक बार मैं इसको डिफरेंस को समझा देता हूँ कि डिमांड का बढ़ना क्या है और क्वांटिटी डिमांडेड का बढ़ना क्या है। दिस इज डिमांड एंड सप्लाई कर्व, हमें मानना है, ठीक है। दिस इज सप्लाई एंड दिस इज डिमांड, दिस इज डिमांड कर्व, दिस इज सप्लाई कर्व, ठीक है। और ये है क्वांटिटी डिमांडेड, कितनी क्वांटिटी की डिमांड है, डिमांड में क्वांटिटी डिमांडेड में डिफरेंस है, इतने प्राइस रेट पे ये हो रहा है, एक्सचेंज करवा रहे हैं, ठीक है। तो मान लो अभी क्वांटिटी की ज्यादा डिमांड होगी तो प्राइस रेट क्या होगा, प्राइस रेट फॉल हो जाएगा, ठीक है। मैंने बता दिया जब क्वांटिटी बढ़ती है प्राइस रेट डिक्लाइन हो जाता है। मैं एक और बता देता हूं कि जब क्वांटिटी कम होगी, घटने के बजाय क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी, प्राइस रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये समझ रहे हो ऐसा, ये था क्वांटिटी डिमांडेड। जब डिमांड बढ़ जाए, नॉट क्वांटिटी डिमांडेड, जो डिमांड बढ़ जाती है तो जो डिमांड कर्व है वो शिफ्ट हो जाती है। जब डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ने का मतलब क्या है, अब सप्लाई तो उतनी ही है, डिमांड बढ़ गई, ठीक है, और डिमांड बढ़ गई तो प्राइस कितना हो जाएगा, प्राइस भी बढ़ जाएगा। ये है डिमांड कर्व। डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड में जो मूवमेंट होती है वो केवल एक ही कर्व पर होती है, ठीक है। और जब डिमांड बढ़ जाती है तो कर्व अलग से शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। जैसा कि ऊपर की इक्वेशन में, ऊपर के इसमें दिखाया गया था, यही था वो जिसमें दो दो कर्व दे रखी थी, ये रही, समझ गए। अभी डिमांड इतनी है, ठीक है, लेकिन डिमांड बढ़ जाती है तो ये जो कर्व है ये राइटवार्ड या अपवार्ड शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। ये डिमांड बढ़ी है इसलिए अलग से कर्व लिखनी पड़ी है हमें, ठीक है। जब डिमांड बढ़ गई तो सप्लाई तो सेम है ना, तो ये डिमांड बढ़ गई यहां से, ठीक है, और यहां से प्राइस क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएगा और नया एक इक्विलिब्रियम हमें मिल जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि प्राइस पहले इतना था, इतने प्राइस में इतने एक्सचेंज रेट हमें मिल रही थी, अब प्राइस क्या होगा, इतना प्राइस हमें पे करना पड़ेगा तब जाकर के हमें इतनी करेंसी मिलेगी। दिस इज कॉल्ड एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन ऑफ रुपीज, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द डिमांड कर्व विल शिफ्ट अपवार्ड एंड राइटवार्ड, जैसा मैंने बताया कि डिमांड कर्व जो है अपवार्ड और राइटवार्ड शिफ्ट हो जाती है। द रिजल्टिंग इंटरसेक्शन वुड बी एट ए हायर एक्सचेंज रेट, जो रिजल्टिंग इंटरसेक्शन होगा वो हायर एक्सचेंज रेट को शो करेगा। चेंजेस इन द प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज के प्राइस में अगर चेंजेस हो जाते हैं, परिवर्तन हो जाता है, कम या बढ़ जाते हैं, अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के अंतर्गत आर रेफर्ड टू एज करेंसी डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन, वो करेंसी एप्रिसिएशन और करेंसी डेप्रिसिएशन को दिखाता है, ठीक है। इन द अबव केस, ऊपर के केस में द डोमेस्टिक करेंसी रूपी, जो डोमेस्टिक करेंसी है, हैज डेप्रिशिएटेड, वो डेप्रिशिएटेड हुई है क्योंकि इट हैज बिकम लेस एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, क्योंकि ये फॉरेन करेंसी के टर्म्स में ये लेस एक्सपेंसिव हो चुकी है, कम महंगी हो चुकी है। अब डॉलर महंगा हो गया, रुपया सस्ता हो गया। रुपया सस्ता जब भी होगा डेप्रिशिएटेड होगा, रुपया महंगा जब भी होगा एप्रिशिएटेड होगी करेंसी। इंडिया के लिए दोनों खतरनाक है। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, इफ द इक्विलिब्रियम रूपी डॉलर एक्सचेंज रेट वाज ₹45 and now it has become 50 per dollar, the rupee has depreciated against the dollar. समझ गए। एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं, 45 रुपए में $1 मिलता है, पहले मिलता था, अभी 50 रुपए में $1 मिलने लग गया। करेंसी क्या हुई, डेप्रिशिएटेड बाई ₹5, ठीक है। रोज का एनालिसिस आता है न्यूज़पेपर में इसका, ठीक है, कि डॉलर महंगा हो गया कि कम हो गया। डॉलर अगर कम हो रहा है मींस इंडियन करेंसी एप्रिशिएटेड,
डॉलर अगर ऊपर उठ रहा है, महंगा हो रहा है, मीन्स इंडियन करेंसी डेप्रिसिएटेड। बाय कॉन्ट्रास्ट, इसके विरोध में, द करेंसी एप्रिसिएट्स व्हेन इट बिकम्स मोर एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। हमारी करेंसी एप्रिसिएट्स होती है, महंगी हो जाती है, जब यह दूसरी फॉरेन करेंसी के संदर्भ में ज्यादा एक्सपेंसिव बन जाती है। इज इट क्लियर? एट द इनिशियल इक्विलिब्रियम, जो शुरू में इक्विलिब्रियम हमें मिला था, एक्सचेंज रेट एट ई स्टार, यहां पर ये इक्विलिब्रियम जो हमें मिला था, ठीक है, देयर इज नाउ एन एक्सेस डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। अब फॉरेन एक्सचेंज की एक्सेस डिमांड होगी, देखो ये डिमांड इतनी होगी, अब इक्विलिब्रियम कहाँ मिला, अब यहां पर मिल गया, ठीक है। टू क्लियर द मार्केट, मार्केट को क्लियर करने के लिए एक्सचेंज रेट मस्ट राइज टू इक्विलिब्रियम वैल्यू E1 एज शोन इन फिगर 6.2, ठीक है। मार्केट में इक्विलिब्रियम लाने के लिए, इक्विलिब्रियम लाने का मतलब यह है कि डिमांड भी इतनी है, सप्लाई भी इतनी है, मार्केट को क्लियर करने के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, 6.1 में जो नया इक्विलिब्रियम है वो अचीव करना होगा, ठीक है। द राइज इन एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट में जितना राइज होगा, मतलब डेप्रिसिएशन, एक्सचेंज रेट में राइज होने का मतलब डेप्रिसिएशन, विल कॉज द क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट डिमांडेड टू फॉल, ठीक है। वो जो क्वांटिटी है जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, उनकी जो डिमांड है वो फॉल हो जाएगी, सिंस द रुपी प्राइस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स राइज विद द एक्सचेंज रेट, क्योंकि जो रुपए का प्राइस है इंपोर्टेड गुड्स के संदर्भ में वो बढ़ जाता है, और एक्सचेंज रेट के संदर्भ में मतलब वो बढ़ जाता है एक्सचेंज रेट के संदर्भ में। मैं बताता हूँ एग्जांपल दे करके, ठीक है। हम इंपोर्टेड गुड्स मंगवा रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, कुछ भी इंपोर्ट कर लिया हमने, जैसे कि S-400 रशिया से ले लिया, या यूएसए से कुछ और ले लिया, मान लो हमने चाय पत्ती ले ली, हमारे वाली चाय पत्ती ठीक नहीं है, कॉफी वगैरह ले ली, कॉफी ले ली, सूती कपड़े ले लिए, ठीक है। तो वो जो सूती कपड़े हैं वो हमें $100 के हम मंगवा रहे हैं, ठीक है। सडनली क्या हो गया, $100 का मतलब क्या है कि हम तो उसको रुपये में बेचेंगे, सडनली उन्होंने क्या कर दिया कि रुपये की जो वैल्यू है वो कम होगी, ठीक है। तो हमें क्या पे करना पड़ेगा उनको, करेंसी क्या होगी, करेंसी एप्रिसिएट्स होगी, फॉरेन करेंसी, रुपये की वैल्यू कम होगी, तो हमें और ज्यादा रुपया देना पड़ेगा। और ज्यादा रुपया देने का मतलब क्या है कि महंगा हो गया सिस्टम, और महंगा होने की बजाय हम क्या सोचेंगे, नहीं जो डिमांड होगी कम हो जाएगी, ठीक है। आल्सो द क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स डिमांडेड, जो एक्सपोर्ट की डिमांड की क्वांटिटी है विल इंक्रीज, वो बढ़ जाएगी, सिंस द राइज इन एक्सचेंज रेट मार्केट्स एक्सपोर्ट्स लेस एक्सपेंसिव टू फॉरेनर्स, क्योंकि जो राइज हुआ है एक्सचेंज रेट्स में वो मेक्स एक्सपोर्ट्स लेस एक्सपेंसिव टू फॉरेनर्स, फॉरेनर्स को जो एक्सपोर्ट्स है वो लेस एक्सपेंसिव हो जाता है। अब ये सोच करके देखो कि हमें तो ज्यादा डॉलर पे करने पड़ेंगे या ज्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे, और ज्यादा पैसे अगर हम बाहर पे करें तो डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, भाई ज्यादा महंगी चीजें होगी हम नहीं खरीदेंगे, हम कम खरीदेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम इसके दूसरे पहलू को अगर देखें तो क्योंकि जो इंडियन चीजें हैं वो सस्ती होगी, ये मान के चलो $1 में 50 रुपए अब मिल रहे हैं, पहले 45 मिलते थे, $1 में 50 रुपए मिल रहे, तो चीजें कितनी सस्ती होगी, 5-5 रुपए, डॉलर तो नहीं, डॉलर पे तो इफेक्ट नहीं पड़ा ना। तो क्या हो जाएगा कि $1 में 50 रुपए का आइटम मिल रहा है, पहले 45 का आइटम मिल रहा था, तो क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, पैसे उतने ही पे करेंगे वो, क्वांटिटी ज्यादा विदेश में वो होंगी, एक्सपोर्ट होंगी, ठीक है। तो अगर मान लो अगर दूसरे हिसाब से भी देखें 50 रुपए जाने पड़ेंगे, क्वांटिटी कम मिलेगी, समझ गए कि डिमांड कैसे इंक्रीज और कैसे डिक्रीज। एट द न्यू इक्विलिब्रियम, नए इक्विलिब्रियम पर E1 पर द सप्लाई एंड डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई और जो डिमांड है इज अगेन इक्वल, वो फिर से इक्वल हो जाती है। एनी क्वेश्चन? स्पेकुलेशन,
Exchange rates in the market depend not only on the demand and supply of exports and imports. जो मार्केट में एक्सचेंज रेट की डिमांड होती है वो इंपोर्ट की और एक्सपोर्ट की सप्लाई और डिमांड पर निर्भर नहीं करती, एंड इन्वेस्टमेंट इन एसेट्स, और एसेट्स में जो हम इन्वेस्टमेंट करें उस पर भी डिमांड अप्लाई नहीं करती, बट आल्सो ऑन फॉरेन एक्सचेंज स्पेकुलेशन, फॉरेन एक्सचेंज की स्पेकुलेशन पर डिपेंड करती है, वेयर फॉरेन एक्सचेंज इज डिमांडेड फॉर द पॉसिबल गेन्स, जहां पर फॉरेन एक्सचेंज को डिमांड किया जाता है पॉसिबल गेन्स, संभव लाभ प्राप्त करने के लिए, फ्रॉम एप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी, करेंसी के एप्रिसिएशन से, ठीक है, करेंसी के बढ़ने से लाभ प्राप्त करने के लिए। फॉर एग्जांपल मान करके चलो कि मुझे पता है कि इंडियन करेंसी जो है वो फॉल हो रही है धीरे धीरे, अब 80 है, थोड़े दिन में 90 हो जाएगी, थोड़े दिन में 100 हो जाएगी। महंगी क्या चीज़ हो रही है? डॉलर। मैं रुपए क्यों रखूंगा? मैं डॉलर ना रख लूँ। रुपए रखूंगा तो क्या होगा? वैल्यू इसकी कम होती चली जाएगी। मैं डॉलर में कन्वर्ट करवा लूंगा आज। समझ रहे हो बात को? रुपया हमारे पास रखा हुआ है ना, हम बैंक में डलवा रहे ना कुछ और करवा रहे हैं। आज मान लो वो रुपये 100 रुपये हैं, थोड़े दिन के बाद 100 रुपये थोड़े नहीं होंगे, 100 रुपये की वैल्यू नहीं होगी। 100 रुपये में आज हमें इतने किलो अनाज मिल रहा है, थोड़े साल के बाद 100 रुपये में उतने किलो अनाज मिलेगा ही नहीं। क्यों? अनाज वही है, कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस क्या है? रुपये की वैल्यू का डिफरेंस है। अगर मैं 100 रुपये की जगह 100 डॉलर रख लूँ और वो रखे रहेंगे, थोड़े साल के बाद 100 डॉलर में जो आज सामान मिल रहा है, थोड़े साल के बाद वो उतना सामान नहीं मिलेगा, उससे ज़्यादा। क्योंकि करेंसी क्या होगी? ये स्पेकुलेटिव डिमांड होगी करेंसी की। मनी इन एनी कंट्री, मनी जो पैसे हैं किसी भी कंट्री में, इज एन एसेट, वो एक एसेट होती है। इफ इंडियंस बिलीव दैट ब्रिटिश पाउंड इज गोइंग टू इंक्रीज इन वैल्यू रिलेटिव टू रुपी, यदि भारतीय लोग ये मानते हैं कि जो ब्रिटिश पाउंड है वो वैल्यू में रुपए से ज्यादा बढ़ रहा है, दे विल वांट टू होल्ड पाउंड्स, वो पाउंड्स को रखेंगे। जैसा मैंने अभी एग्जांपल दिया, फॉर इंस्टेंस उदाहरण के लिए, इफ द करंट एक्सचेंज रेट इज ₹80, यदि करंट एक्सचेंज रेट 80 रुपये है टू ए पाउंड, एक पाउंड की, एंड इन्वेस्टर्स बिलीव दैट द पाउंड इज गोइंग टू एप्रिशिएट, और इन्वेस्टर्स को पता चल जाए कि पाउंड बढ़ने वाला है, वैल्यू बढ़ने वाली है बाय द एंड ऑफ द मंथ, महीने के एंड में, एंड विल बी वर्थ ₹85, और वो 85 रुपये के इक्वल हो जाएगा। इन्वेस्टर्स थिंक इफ दे टुक 80,000, इन्वेस्टर्स ये सोचेंगे यदि वो 80,000 रुपीज ले लें एंड बोट 1,000 पाउंड्स, और वो 1,000 पाउंड को खरीद लें, एट द एंड ऑफ द मंथ, महीने के अंत में, दे वुड बी एबल टू एक्सचेंज द पाउंड्स फॉर 85,000 रुपीज, thus making a profit of ₹5,000. Is it clear or not? इसको मोस्ट इंपोर्टेंट मान करके चलना। यही है एग्जाम्पल स्पेक्यूलेटिव डिमांड का, ठीक है। दिस एक्सपेक्टेशन, ये जो एक्सपेक्टेशन है कि 5,000 रुपये उसको प्रॉफिट हो जाएंगे एट द एंड ऑफ द मंथ, वुड इंक्रीज द डिमांड फॉर पाउंड्स, वो पाउंड की डिमांड को बढ़ा देगी, एंड कोज द रुपी पाउंड एक्सचेंज रेट, और रुपी पाउंड एक्सचेंज रेट जो है उसका कारण बनेगी टू इंक्रीज इन द प्रेजेंट, प्रेजेंट में इंक्रीज होने का कारण बनेगी रुपी पाउंड एक्सचेंज को, मेकिंग द बिलीव्स सेल्फ फुलफिलिंग, जो बिलीव्स है उनको सेल्फ फुलफिलिंग बनाएगी कि ये विश्वास, इनके मान्यता ये पूरी हो जाएगी अपने आप। द अबव एनालिसिस एज्यूम, जो ऊपर का एनालिसिस है जो हमने अभी पढ़ा, वो एज्यूम करता है दैट कि इंटरेस्ट रेट्स, जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, इनकम्स है, एंड प्राइसेस जो हैं रिमेन कांस्टेंट, वो कांस्टेंट रहते हैं। हाउएवर दिस में चेंज, ये चेंज हो सकते हैं हालांकि, एंड दैट विल शिफ्ट द डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स फॉर फॉरेन एक्सचेंज, और इनके चेंज होने के कारण ये चेंज जो है डिमांड और सप्लाई कर्व को फॉरेन एक्सचेंज के लिए शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। डिमांड बढ़ गई तो फॉरेन वो जो डिमांड कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगी अपवर्ड और, ठीक है, और अगर कम होगी तो राइटवर्ड लेफ्टवर्ड, ये होती रहेगी, ठीक है। इनका ये इफेक्ट पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट एंड एक्सचेंज रेट, ये जो है ये कल डिस्कस होंगे।